स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया था लाइबिलिटीज ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप पार्ट 2 में जो आपके लेक्चर्स हैं उन्होंने तो लाइबिलिटीज ऑफ दिस सोल्यूशन भी हम पढ़ चुके थे, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म भी पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ रहे हैं लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। देखिए, आउटगोइंग पार्टनर जब किसी फर्म को लेफ्ट करता है यानी रिटायर्ड होता है, तो पहले उसे जो है तमाम पार्टनर्स की कंसेंट लेना लाजमी है, और इन अकॉर्डिंग जो उनका एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ही वो उस फर्म को लेफ्ट किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पार्टनरशिप एडमिट भी थी तो देन वो नोटिस देगा और नोटिस देकर वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है, जब आउटगोइंग पार्टनर जा रहा होता है यानी पार्टनर रिटायर्ड होता है, तो वो तमाम उस एक्ट्स के लिए लायबल होता है जो उसके रिटायरमेंट से बिफोर किसी भी पार्टनर किसी भी फर्म ने किए होते हैं, डन किए होते हैं। ठीक है, और जब वो रिटायर्ड हो जाता है तो फिर वो जो है आफ्टरवर्ड रिटायरमेंट के बाद अगर कोई पार्टनर शिप यानी पार्टनर फर्म एक्ट करेगी तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। लेकिन रिटायरमेंट से पहले जितने भी उसकी लाइबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट रहेंगी, बट आफ्टर रिटायरमेंट अगर पार्टनर फर्म यानी कोई जो है कोई लोन लेती है किसी थर्ड पार्टी से तो उसके लिए लायबल नहीं होगा। हाँ, बट उसके लिए अपने रिटायरमेंट के लिए एक चीज लाजमी है, कानून कहता है तो उसको नोटिस देना कंपलसरी है। जितने भी जो है वो उसके क्रेडिटर्स होंगे, थर्ड पार्टीज होंगे कि जी मैं इस फर्म का हिस्सा नहीं हूँ, लिहाजा सो देयरफॉर मैं किसी चीज के लिए भी अब जिम्मेदार नहीं हूँगा। अगर बैड डेट्स हो जाती है, अगर वो नोटिस दे दे तो कानून कहता है कि फिर उसके यहाँ पे जो है वो लाइबल होगा। ठीक है जी। इसके बाद ये चीज़ हमारी यहाँ पे पार्टनरशिप में कंप्लीट हो गई। ऑलरेडी हमने एम्प्लॉयड नॉन एम्प्लॉयड अथॉरिटीज़ कर लिया था और माइनर पार्टनर कर लिया था। तो इसी चीज़ को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। नया टॉपिक देख लेते हैं अपना, इस चीज़ को आप जल्दी से देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल लॉ। ठीक है, मैं इंडस्ट्रियल लॉ को थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। इंडस्ट्रियल लॉ में जो टॉपिक हम पहला पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड बेटा हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे वर्किंग आवर्स। टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे हॉलीडेज विद पे। ठीक है, ये फिलहाल 3 टॉपिक हम इसको देख लेते हैं। बेटा, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड आपके पास एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, और जो
काफी दफा आ चुका है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, कानून कहता है कि नंबर वन, फैक्ट्री का जो भी हिस्सा होगा उसके लिए कानून कहता है क्लीनलीनेस, यानी कानून ने बहुत जोर दिया है कि फैक्ट्री के तमाम हिस्से, तमाम फैक्ट्री को क्लीन किया जाएगा, साफ सुथरा रखा जाएगा और वीक में 2 दफा उसको फ्लोर को वॉश किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कहता है कानून के वो तमाम वेस्ट डिस्पोजल जो फैक्ट्रीज में आ जाते हैं तो उनको डिस्पोज किया जाएगा, वो तमाम जो है वो डिस्पोज किया जाएगा कि इनको वेस्टेज को, ठीक है जी। उसके बाद कानून कहता है कि जी चूँकि फैक्ट्रीज में जो है फ्रेश एयर नेसेसरी है, जो कि वर्कर्स के हेल्थ के लिए लाजमी है, तो वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। फैक्ट्री में चूंकि गर्द गुबार भी क्रिएट हो जाता है, तो उस डस्ट एंड फ्यूम्स, यानी गर्द गुबार, डस्ट एंड फ्यूम्स कहते हैं, डस्ट एंड फ्यूम्स को के लिए भी मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, इसको कैसे खत्म किया जाए, बिकॉज डस्ट एंड फ्यूम जितने होंगे उससे भी जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स की जो है वो हेल्थ पे बड़ी बैड कंडीशन आ जाती है। फिर कानून कहते हैं कि अच्छे ही मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मैं वन बाय वन करके हेडिंग्स बता दूं। क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल करना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स अगर क्रिएट होता है तो इफेक्टिव मेजर्स लिए जाने चाहिए, उसको कैसे खत्म किया जाए, बिकॉज ये वर्कर्स की हेल्थ के लिए जो है वो इंजरी भी कर सकता है। उसके बाद कानून कहते हैं ओवर क्राउडिंग, तो कानून कहते हैं कि अगर कोई भी रूम है जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, तो चूंकि उनको बॉडी टेम्परेचर भी होता जाए जिससे उनकी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उनके दरम्यान में जो है एक डिस्टेंस होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेजरमेंट्स लिखे हुए थे, सेंटीमीटर्स जो है वो तकरीबन 2-2 फुट का जो है फासला गालिबन डिसाइड किया हुआ कितना होना चाहिए। फिर चूंकि वर्कर्स काम दो रफ्त पे होना आता होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जगह जहाँ पर अंधेरा है या अंधेरे में जो है वो काम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट है, तो प्रॉपर लाइटिंग का सिस्टम भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ कानून कहता है कि जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो डिस्पेंसर या ड्रिंकिंग वाटर का बंदोबस्त भी होना चाहिए, ठीक है जी। स्पिट-ins होने चाहिए ताकि वो वहीं पे स्पिट करें, जो है आगे पीछे, मतलब दाएं बाएं अपना ना स्पिट करें, बिकॉज इससे जो है वो गंदगी गलाजत फैलती होती है जो कि उनकी हेल्थ पे जो है वो बैड इम्पैक्ट डाल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कानून कहता है कि जिस मशीनरी पे जो है ये लोग काम कर रहे हैं उस मशीनरी को ढका हुआ होना चाहिए, प्रॉपर फेंस किया जाना चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं कि समटाइम मशीनरी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, वो अगर फेंस नहीं करेंगे तो वो लग सकता है जो है वो जल्दी में किसी को, जिससे उनकी इंजरी हो सकती है, ठीक है। कानून ये भी कहता है कि अगर कोई मशीनरी जो है बहुत ज़्यादा उसकी ब्लेड शार्प है तो ड्यूरिंग मशीनरी इन मोशन उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि जी उस मशीन के किसी पार्ट्स को ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए या ऑयलिंग की जाए या ग्रीस किया जाए। एडिशनल सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेट सपोज जो है अगर हम गॉगल्स की बात करेंगे, अगर किसी का जो है वो वेल्डिंग का काम है या इसी तरीके से कोई ऐसा उसका नेचर वर्क है जिससे उसकी आइस पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो कानून कहता है कि फिर आप उनको प्रॉपर गॉगल्स प्रोवाइड करें ताकि उनकी आइस पे बैड इम्पैक्ट ना पड़े। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हैवी वेट है तो हैवी वेट जो है वो उनको जो है वो उठाने नहीं दिया जाएगा एक्सेसिव वेट को, बिकॉज उसकी बॉडी पे जो है वो उसका भी जो है वो प्रेशर आ सकता है जिससे वो डैमेज हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है, बॉडी इंजरी आ सकती है। इसके बाद कानून कहता है कि जिस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं आ, वो बिल्डिंग सिक्योर होनी चाहिए, सेफ एंड साउंड होनी चाहिए, उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए, डेंजरस ना हो ह्यूमन हेल्थ के लिए और सेफ्टी के लिए। और अगर कहीं पे जो है क्रैक्स आए में ये लगता है कि यार ये दीवार या ये छत जो है वो मुनासिब नहीं, तो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर जो है इन राइटिंग में मैनेजर को लिख के देगा कि भाई आप इन चीज़ों को करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था हेल्थ एंड सेफ्टी का, ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ में।
इसको देख लें बेटा जल्दी से। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है वर्किंग आवर्स। इसको आप यूं कर लीजिएगा बेटा, वर्किंग आवर्स जो है वो दो लोगों के लिए आते हैं, वुमेन्स के लिए भी आते हैं और चिल्ड्रंस के लिए भी आते हैं। लेकिन इसको अगर हम यूं कर लें, वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो पहले बेटा हम वुमेन को देख लेते हैं। कानून कहता है किसी भी खातून को सुबह 6 बजे से पहले आप काम पे नहीं बुला सकते और शाम 7 बजे के बाद उसको स्टे नहीं करवा सकते। ठीक है, बिटवीन 6 AM से पहले नहीं बुला सकते और शाम 7 बजे के बाद आप उसको स्टे नहीं करवा सकते किसी भी खातून को। ठीक है। इसके बाद कानून ये कहता है कि किसी भी खातून को किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में 9 आवर्स से ज़्यादा की काम की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो वो जो काम करेगी मैक्सिमम जो है वो 9 आवर्स काम करेगी, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती। उसके बाद कानून कहता है कि वो खवातीन जिनके साथ उनके बच्चे हैं, जिनकी एज अंडर 6 ईयर्स है या लेस देन 6 ईयर है, और अगर उस फैक्ट्री इंडस्ट्री में मोर देन 50 या 50 वर्कर्स हैं, 50 वुमेन वर्कर्स हैं एटलीस्ट, तो उनको एक सूटेबल रूम प्रोवाइड किया जाएगा कि जहाँ पर वो अपनी बच्चों को फीड वगैरह करवा सकें। उसके बाद कानून कहता है कि अगर कोई मशीन ऐसी है जिसमें कॉटन ओपनर या कॉटन प्रेसिंग का काम लिया जा रहा है, तो वो वुमेन को जो है उस पर काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ कानून कहता है कि जो मशीनरी कोई मोशन में है, उसका कोई पार्ट्स जो है वो चेंज करना है या रिपेयर करना है या ऑयलिंग करनी है या ग्रेसिंग करनी है, तो इस चीज़ की परमिशन जो है वो उनको नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो ये था वुमेन्स के लिए। ठीक है। इसके बाद आ जाता है चाइल्ड के लिए। ठीक है। कानून कहता है कि चाइल्ड के लिए क्या टाइमिंग है। कानून कहता है कि किसी भी चाइल्ड को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद नहीं बुलाया जा सकता। वही वुमेन्स वाला क्राइटेरिया है। इसके अलावा कानून कहता है कि किसी भी चाइल्ड को किसी फैक्ट्री की इंडस्ट्री में मोर देन 5 आवर्स इन अ डे, यानी 5 घंटों से ज़्यादा काम की परमिशन नहीं होगी। इस वक्त कानून कहता है कि ऐसा पर्सन जिसकी एज लेस देन 17 ईयर्स होगी, तो वो फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि सर्टिफाइंग सर्जन इशू करता है, उसकी सर्टिफिकेट के बगैर जो है वो काम नहीं करेगा। और जिस चाइल्ड को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है, वहाँ उस कंपनी का मैनेजर जो है उसको रजिस्टर्ड करवाएगा रजिस्ट्रार के पास। ठीक है जी। इसी तरीके से ऐसे चाइल्ड जिनकी उम्र लेस देन 17 ईयर्स हैं, उनको किसी डेंजरस मशीनरी पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। साथ ही कानून कहता है कि ऐसा चाइल्ड जिसकी एज लेस देन 17 ईयर्स है, तो उसको जो है वो किसी दूसरी इन द सेम डे किसी दूसरी कंपनी में फैक्ट्री इंडस्ट्री में भी काम की परमिशन नहीं दी जाएगी। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो 5 घंटे एक फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर रहा है, 5 घंटे दूसरे में जाके काम करेगा, तो इस चीज़ की उसको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसको हम कहते हैं वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है। इसको स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिएगा। देन में हॉलीडेज विद पे पे आप।
अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हॉलीडेज विद पे। हॉलीडेज विद पे में बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पर फैक्ट्री के ऑनर्स जो है वो अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काट लेते हैं। कानून कहता है कि अ, हर एक एम्प्लॉय को ये राइट हासिल है कि वो ईयर में 10 हॉलीडेज कर सकता है कैजुअल लीव, और उसको फुल पे मिलेगी। ठीक है जी। इसी तरीके से हर एक एम्प्लॉयज़ को ये अलाउ है कि वो सिक लीव ले सकता है 16 डेज की विद हाफ पे के साथ। ठीक है, इन आई ईयर। इसके बाद कानून कहता है कि हर एम्प्लॉयज़ की ये भी राइट है कि जो हॉलीडेज दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो इन हॉलीडेज को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर वो क्या होंगे, जिस तरीके से 14 अगस्त के हैं या ईद की छुट्टी, दैट इज कॉल्ड फेस्टिवल हॉलीडेज। इसके अलावा 14 डेज एनुअल हॉलीडेज कंसेक्टिवली हर एक एम्प्लॉयज़ का ये हक है कि वो साल में जो है वो ईयर में 14 हॉलीडेज ले सकता है विद फुल पे। उसकी कोई जो है वो सैलरी यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगी, विद फुल पे उसको यहाँ पर सैलरीज मिल रही होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये भी। इसके बाद एक और कर लेते हैं हम, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सारे। नंबर 4। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ऑक्यूपाई। नंबर 4 में आपको नजर आ रहा होगा एडोलसेंट। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1934 बेटा, एडोलसेंट कहते हैं इज अ पर्सन हु has completed his 15th years but has not completed his 17th years of age। यानी एक ऐसा शख्स जो 15 साल का हो चुका है, यानी 16 साल भी कह सकते हैं, लेकिन 17 साल का नहीं हुआ, 17 साल से कम का है, इसको हम कहते हैं एडोलसेंट। अच्छा, एडल्ट किसे कहते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री ऑफ 1934, एडल्ट एक ऐसे पर्सन को कहते हैं हु हैज कंप्लीटेड हिज 17 इयर्स इज कॉल्ड एडल्ट। यानी एक ऐसा पर्सन जिसने अपना 17 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, 17 क्रॉस कर चुका है, 17 भी आ चुका है, तो उसको क्या कहेंगे? एडल्ट कहेंगे। ठीक है जी। वर्कर किसे कहते हैं? कानून कहता है वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी वर्क
कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। यानी एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन जो मुलाजिम रखा गया हो ऐसे काम के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो, पैदावारी अमल से रिलेटेड हो, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वर्कर्स, ठीक है, इन फैक्ट्री एक्ट में। इसके अलावा भी और भी डेफिनेशंस हैं जिसको हम वर्कर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है रिले, ठीक है जी। आई थिंक रिले आप लोगों ने रिले कहते हैं कि जहाँ पर सेम नेचर का वर्क जारी हो, कैरी हो रहा हो, लेकिन उसको दो या दो से ज़्यादा जो है वो वर्कर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट पीरियड्स ऑफ डे में, ठीक है। दिन के मुख्तलिफ औकात में परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं बेटा रिले, ठीक है। क्या कहा, जब दो या दो से ज़्यादा जो है वो वर्कर्स जो है वो किसी काम को परफॉर्म कर रहे हो एक ही नेचर का, सेम नेचर का, लेकिन दिन के मुख्तलिफ औकात में, इसको हम कहते हैं रिले, ठीक है जी। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपायर को देख लेते हैं जल्दी से, आप इनको जल्दी से देख लेते हैं, मैं आपको ऑक्यूपायर समझा रहा हूँ। बेटा ऑक्यूपायर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं कि जिसके अंडर में जो है वो फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल आता है, वो फैक्ट्री के अफेयर्स को देखता है, मैनेज करता है। उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्यूपायर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, दो दो लाइन की, आपके पास एग्जाम में पूछता है वो। एक ऐसा पर्सन जिसके अंडर में पूरा फैक्ट्री का कंट्रोल आ जाए, ठीक है जी। जो मैनेज करता हो कि फैक्ट्री को किस तरीके से लेके चलना है, दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपायर। इन चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ट्रेड यूनियन एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। आपके पास एग्जाम में सवाल आएगा कि ट्रेड यूनियन किसे कहते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है। बेटा ट्रेड यूनियन एक ऐसी एसोसिएशंस को करते हैं वर्कर्स के, कि जो कि इसलिए इस्टेब्लिश होती है और इसलिए कायम होती है ताकि जो उनके हालात हों वर्किंग से रिलेटेड वो बेहतर हों, और जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनका क्रिएट हुआ था एम्प्लॉयर से, उसको मेंटेन किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। इन्हें अपने हुकूक के लिए एक अंजुमन बनाना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसी यूनियन वर्कर्स की जिनका मकसद है कि इस यूनियन को इसलिए बनाया जाए ताकि जो उनकी काम के औका जो उनकी काम की कंडीशंस हैं उसको बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये नहीं उनके साथ अनफेयर ना हो, और जो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने एम्प्लॉयर से, उसको
फुलफिल करवाया जा सके, उनके साथ कोई ज्यादती वगैरह ना हो, दैट इज कॉल्ड बेटर ट्रेड यूनियन। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए? तो नंबर वन है बेटा, इसमें एप्लीकेशन कहा जाता है। कानून कहता है कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन चाहती है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दे, और जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होती बेटा, उसकी कोई हैसियत भी नहीं होती फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेड यूनियन चाह रही है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा दे, तो वो एक एप्लीकेशन देगी, जो कि उस ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है साइन करेगा और रजिस्ट्रार को सबमिट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेम एंड एड्रेस, कानून कहता है कि जो भी ट्रेड यूनियन बनना जा रही है, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने जा रही है, तो वो अपनी उस एप्लीकेशन में नेम भी बताएगी और एड्रेस भी बताएगी कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, किस प्रोविंस में, किस इलाके में, तमाम चीज़ें जो है वो उसमें मेंशन करेगी। फिर उसके बाद कानून कहता है कि ट्रेड यूनियन के लिए लाजमी है कि जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होने जा रही है, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव्स भी बताएगी, कि भाई वो क्यों रजिस्टर्ड होने जा रही है, किस मकसद के लिए होने जा रही है, ठीक है। उसके बाद कानून कहते हैं कि वो ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो अपने फंड्स का इस्तेमाल का भी बताएगी, पर्पस बताएगी कि फंड्स को तमाम तमाम फंड्स को किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप एप्लीकेशन में लिखेंगे। फिर ट्रेड यूनियन ये भी बताएगी कि वो अपने मेंबर्स को किस तरीके से फैसिलिटेट करेगी, क्या क्या बेनिफिट्स देंगे, क्या क्या मराद देंगे। और जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स की लिस्ट है वो भी बताएंगे कि जी हमारे ट्रेड यूनियन के मेंबर में ये लिस्ट है और ये लोग शामिल हैं, ठीक है जी। सेफ्टी से रिलेटेड फंड्स को भी इशू किया जाएगा कि यार हमारे एम्प्लॉयज़ को भी सेफ्टी दी जाएंगी। इसके साथ एनुअल ऑडिट भी होगा कि यार ऐसा नहीं हो कि जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश हो या गलत पैसों का इस्तेमाल हो गया होगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो मीटिंग कब होगी, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वो भी जो है तमाम एप्लीकेशंस में बताई जाएंगी। अगर उसको डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा वो भी बताया जाएगा। इसी तरीके से जी इलेक्शन होगा, इलेक्शन किस तरीके से होगा, कौन चेयरमैन बनेगा, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये तमाम चीज़ें जो है आप इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास यहाँ तक था ट्रेड यूनियन का टॉपिक। इंडस्ट्रियल लॉ में हमने देख लिया हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन भी देख लिया, हॉलीडेज विद पे भी देख लिया, अडल्शन भी देख लिया है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो हमने रिलेशनशिप ऑक्यूपायर और ट्रेड यूनियन भी देख लिया, ठीक है। आप इनको एक नज़र देखें, स्टिल अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि किसी किस्म का कोई इशू है। अच्छा बेटा, यहाँ सॉरी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट के बारे में नहीं बताया, कानून कहते हैं शिफ्ट मींस डिफरेंट पीरियड ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग विच टू सेट्स ऑफ वर्कर्स वर्क, ठीक है। दिन के मुख्तलिफ पीरियड में जब वर्कर्स का दो सेट्स काम करता हो, ये भी दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो लेकिन उनके नेचर से, सॉरी, दो वर्कर्स काम करते हो, ये सेट्स की सूरत में काम करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, शिफ्ट, यानी डे नाइट जो हम जिस तरीके से कहते हैं। बट रिले में मैंने बताया कि वेयर वर्कर्स ऑफ द सेम काइंड इज कैरिड आउट बट टू और मोर सेट्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे, ईच ऑफ सच सेट इज कॉल्ड रिले, ठीक है। तो ये आपके पास शिफ्ट की और रिले की भी डेफिनेशंस क्लियर होगी, ठीक है। ऑक्यूपायर भी बता चुका हूँ। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, वी अमान।